जय हिंद एवरीवन। डिफेंस मंत्रा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका पॉलिटिका मेंटोर हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने पार्लियामेंट फिनिश कर लिया था। आई होप आपने वो लेक्चर देख लिया होगा। पार्लियामेंट हमने 2 लेक्चर में कवर किया था, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज हम स्टेट लेजिस्लेचर कवर करेंगे। आपको ये देखने को मिलेगा कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ है, इसीलिए मैंने पार्लियामेंट के बाद में स्टेट लेजिस्लेचर की शुरुआत करी है। इससे आपका डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट भी बच जाएगा। अब अगेन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं वही चीज़ बोलूँगा कि हमें एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच रखनी है, पीवाईक्यू ओरिएंटेड अप्रोच रखनी है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी बिल्ड करनी है, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है और एक्सपर्टीज डेवलप हमें नहीं करनी है, ताकि हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटी के क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। और मुझे लगता है कि अगर आपने पीवाईक्यू सॉल्व करे होंगे तो आपको ईज़ हो रही होगी, थोड़ा सा ईजीली आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे होंगे लेक्चर देखने के बाद में। तो हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट लेक्चर है, टॉपिक है हमारा स्टेट लेजिस्लेचर। दिस इज़ अबाउट मी। पॉज करके पढ़ लीजिएगा अगर पढ़ना हो तो। अब पहली चीज़ है कि हमने देखा था पार्लियामेंट पार्ट 5 में आता है, यूनियन एग्जीक्यूटिव की जब हमने बात करी थी। अब हम स्टेट लेजिस्लेचर पे आ गए, मतलब स्टेट एग्जीक्यूटिव की हम बात कर रहे हैं। स्टेट एग्जीक्यूटिव जो है वो पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। तो उसी तरीके से जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो पार्ट 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। आर्टिकल कौन कौन से हैं? आर्टिकल 168 टू 212 जो है पार्ट 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब जिस तरीके से पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, उसी तरीके से जो स्टेट लेजिस्लेचर है, स्टेट लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जब हम स्टेट लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो हम 3 चीज़ों की बात करते हैं। गवर्नर की बात करते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं, दैट इज़ विधानसभा, और लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करते हैं, विधान परिषद। कुछ स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो मोस्ट स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबली है, और कुछ ही स्टेट में, आई थिंक 7-8 स्टेट्स हैं जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं। तो अगर मोस्ट स्टेट्स की हम बात करें तो वहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर क्या है? गवर्नर प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली, दैट इज़ विधानसभा। अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर है तो कुछ ही स्टेट्स हैं, ये एक बार आप कंफर्म कर लेना, जिनके पास में लेजिस्लेटिव काउंसिल है। यूपी, बिहार, उसके बाद में महाराष्ट्र, कर्नाटका और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। आई थिंक 6 स्टेट्स, हाँ 6 स्टेट्स जो है उनके पास में बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के पास में तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के जस्ट बॉर्डर में कर्नाटका है, उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के जस्ट बॉर्डर में बिहार है। तो मैंने इस तरीके से इसको याद किया था, आप भी इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। तो 6 स्टेट्स है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है इस पर, तो हमें पता होना चाहिए कि कितने स्टेट्स के पास में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं। नेक्स्ट इज आर्टिकल 169। क्या कह रहा है? देखिए, मैंने कहा कि 6 स्टेट्स के पास में ही लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स कैसे बनाई जाती है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की, तो उसकी प्रोसेस हम समझते हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनते कैसे हैं। देखिए, अगर एमपी को लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टेब्लिश करनी है तो वो अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजोल्यूशन पास करेगी। रिजोल्यूशन उन्होंने पास किया है, और ये जो रिजोल्यूशन है ये पास होगा स्पेशल मेजॉरिटी से, स्पेशल मेजॉरिटी से पास होगा ये। अब ये रिजोल्यूशन जो है वो अथॉरिटी दे देती है पार्लियामेंट को। किसको अथॉरिटी दे देती है? पार्लियामेंट को, कि पार्लियामेंट बाय लॉ उस स्टेट के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टैब्लिश कर सकता है। ठीक है, तो क्या प्रोसेस है? जिस स्टेट को लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनवानी है उन्हें क्या करना पड़ेगा? अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में, अपनी विधानसभा में उन्हें एक रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जो कि स्पेशल मेजॉरिटी से पास होगा। उसकी वजह से क्या होगा? पार्लियामेंट अब ऑथराइज्ड है कि वो बाय लॉ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बना देगा उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए। अब पार्लियामेंट ने जब ये लॉ के थ्रू लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई है तो याद रखिएगा, इसे हम कंसिडर नहीं करेंगे अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब जो अंडर आर्टिकल 368 में आता है ना, उसके अंडर हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? पार्लियामेंट किस मेजॉरिटी से इस लॉ को बना रहा है, किस मेजॉरिटी से इस बिल को पास कर रहा है? वो इसे पास कर रहा है थ्रू सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है,
स्टेट तो अभी भी स्पेशल मेजोरिटी से पास कर रहे हैं वो बिल को, लेकिन पार्लियामेंट किस तरीके से पास कर रहा है? पार्लियामेंट पास कर रहा है थ्रू स्पेशल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी। और ये जो सिंपल मेजोरिटी है, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368, क्योंकि आर्टिकल 368 में वी हैव टॉक्ड अबाउट ओनली टू टाइप्स ऑफ मेजोरिटी, एक है स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। वही चीजें लिखी हुई है यहां पर, और ये आर्टिकल 169 से रिलेटेड है। आर्टिकल 169 टॉक्स अबाउट स्टेब्लिशमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। पार्लियामेंट बना सकता है। अब उसी तरीके से सेम वे में पार्लियामेंट ने जिस तरीके से स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाया है, उसी वे में पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबॉलिश भी कर सकता है। तो मतलब क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, एबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, बोथ आर इन दी हैंड्स ऑफ पार्लियामेंट। और ये आर्टिकल 169 है। ये वही चीज लिखी हुई है, पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा इसे। नेक्स्ट इज कंपोजिशन ऑफ असेंबली। अब असेंबली में कितने लोग होंगे? असेंबली में कितने लोग होंगे? क्या है असेंबली का कंपोजिशन? तो लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली में रिप्रेजेंटेटिव्स डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। विधानसभा के लिए, विधायक के लिए आप और मैं डायरेक्ट वोट करते हैं, तो डायरेक्ट इलेक्शन से, और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी पे तो वही चीज़ें लिखी हुई है कि डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पर। अब मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन ने लोकसभा की स्ट्रेंथ फिक्स करी थी, मैक्सिमम स्ट्रेंथ फिक्स करी थी। याद कीजिए 552 था, जिसमें 540 जो है वो इलेक्टेड हो रहे थे, बाकी के मतलब स्टेट से थे, और रेस्ट जो है वो यूनियन टेरिटरीज से थे। और दो रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेटेड होते थे जो कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, और उन्हें कौन करता था नॉमिनेट? प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता था। लेकिन हमें पता है कि 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से वो जो प्रोविजन है उसे हमने डिलीट कर दिया था, उसे हमने डिसकंटिन्यू कर दिया था। तो यहाँ पर भी आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होगी। मैक्सिमम स्ट्रेंथ 500 है, मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी होगी? मिनिमम स्ट्रेंथ 60 है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने मैक्सिमम स्ट्रेंथ भी फिक्स कर दी है और मिनिमम स्ट्रेंथ भी फिक्स कर दी है। मतलब कि 60 से लेकर 500 के बीच में लेजिस्लेटिव असेंबली का स्ट्रेंथ होगा, और ये किस पर डिपेंड करेगा? ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्टेट। साइज ऑफ पॉपुलेशन क्या होगा स्टेट का, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस है। कुछ स्टेट्स जो है उनकी पॉपुलेशन मान लीजिए इतनी ज़्यादा है नहीं कि उनको 60 सीट्स मिले, 60 सीट्स मिले। जैसे कि सिक्किम हो गया, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, इनकी जो स्ट्रेंथ है असेंबली की वो 30 पर फिक्स है। तो ये एक्सेप्शन है। हमने क्या कहा? 60 से लेके 500 के बीच में जो स्ट्रेंथ होगी विधानसभा की वो होगी, और इट विल डिसाइडेड बाय व्हाट? पॉपुलेशन ऑफ स्टेट। बट कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, तो वहाँ पर ये जो 60 वाला मिनिमम स्ट्रेंथ वाला जो नॉर्म है उसमें एक एक्सेप्शन लेके आए, और हमने कहा कि सिक्किम, गोवा और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर सीट्स कितनी होगी? यहाँ पर सीट्स फिक्स्ड है 30 पर। अब एक और एक्सेप्शन आया इसमें, मिजोरम और नागालैंड, इनकी जो स्ट्रेंथ है मिजोरम की होगी 40 और नागालैंड की होगी 46। तो हमने देखा था सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, इनकी जो मिनिमम स्ट्रेंथ है वो होगी 30, मिजोरम की कितनी होगी? 40 होगी, और नागालैंड की कितनी होगी? 46 होगी। तो मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी होगी? नागालैंड की 46 होगी, मिजोरम की कितनी होगी? 40 होगी, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, इनकी मिनिमम स्ट्रेंथ क्या होगी? 30 होगी। ये 3-4 एक्सेप्शन हमने देखे। और नॉर्मल केसेस में, ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में कितनी होगी? 60 इज द मिनिमम स्ट्रेंथ, 500 इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ। उसके बाद में कुछ मेंबर्स जो हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में सिक्किम से और नागालैंड से, वो इलेक्टेड होंगे इनडायरेक्टली। मतलब कि सिक्किम और नागालैंड में इनडायरेक्ट इलेक्शन का भी प्रोविजन है लेजिस्लेटिव असेंबली में। जनरली लेजिस्लेटिव असेंबली में हर कोई रिप्रेजेंटेटिव जो है वो डायरेक्टली इलेक्टेड होता है। ये अभी हमने ऊपर देखा था, डायरेक्टली इलेक्टेड। एंग्लो इंडियन का प्रोविजन हमने हटा दिया है। जिस तरीके से लोकसभा में एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन का प्रोविजन था, उसे हमने 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से डिसकंटिन्यू किया था, उसी तरीके से स्टेट के लिए भी जो एंग्लो इंडियन का प्रोविजन था उसे भी हमने डिसकंटिन्यू कर दिया है बाय सेम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। एक और चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि हम लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन मेंबर्स को नॉमिनेट कर रहे थे,
लेकिन स्टेट्स में सिर्फ एक एंग्लो इंडियन मेंबर को नॉमिनेट किया जाता था बाय गवर्नर। वहां पर प्रेसिडेंट कर रहा था, स्टेट्स में ऑब्वियसली वो पावर गवर्नर के पास में थी। टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ये भी हमने बहुत अच्छे से पार्लियामेंट में डिस्कस किया था कि ईच स्टेट, हर एक स्टेट जो है वो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड है, और द डिविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी इज डन in such a manner that the ratio between the population of each constituency and number of seats allocated to it is throughout the same। रेशियो भी हमने बहुत अच्छे से पार्लियामेंट में डिस्कस कर लिया था, अगेन आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने ये भी कहा था कि अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो इसको 4-5 बार पढ़ लेना, रट लेना, एग्जाम में वो एज इट इज़ ये लाइन पूछेंगे, वो कोई चेंज नहीं करेंगे। अगर उनको इसमें से क्वेश्चन पूछना है तो एज इट इज़ लाइन पूछेंगे। अब मैंने रीएडजस्टमेंट भी बताया था कि हर सेंसस के बाद में रीएडजस्टमेंट होगा, किसमें, कि कितनी सीट्स जो है वो स्टेट्स के पास में होंगी विधानसभा की, और कितनी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एक स्टेट जो है वो डिवाइडेड है। आफ्टर ईच सेंसस अ रीएडजस्टमेंट इज टू बी मेड इन द टोटल नंबर ऑफ सीट्स, टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो कि स्टेट्स के पास में होगी, और डिवीजन कितनी, किस तरीके से हमें टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में स्टेट को टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करना है, वो सारी चीज़ें हम किस में करेंगे, रीएडजस्टमेंट में करेंगे। मतलब कि पहली चीज़ हमने क्या देखी है कि एक स्टेट को कितनी विधानसभा की सीट्स हमें देनी है, टोटल नंबर ऑफ विधानसभा सीट्स इज गिवन टू स्टेट्स, ये डिसाइड करेगा रीएडजस्टमेंट। उसके बाद में हमें कितनी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में स्टेट को डिवाइड करना है, ये हम कब डिसाइड करेंगे, हर रीएडजस्टमेंट के बाद में। ये रीएडजस्टमेंट में हम ये दोनों चीज़ें डिसाइड करेंगे। अब इसकी अथॉरिटी किसके पास में, रीएडजस्टमेंट की अथॉरिटी किसके पास में, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये अथॉरिटी पार्लियामेंट को दी थी। तो लोकसभा के लिए भी कौन कर रहा था रीएडजस्टमेंट, पार्लियामेंट कर रहा था। स्टेट्स के लिए भी कौन करेगा, पार्लियामेंट करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं करेगा। तो पार्लियामेंट ने ये पावर का यूज़ करके, ये अथॉरिटी का यूज़ करके क्या इनेक्ट किया था, डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट। और कितने थे, 1952, 62, 72 एंड 2002। तो टोटल कितने कमीशंस थे, 4 कमीशंस उन्होंने बनाए थे, 4 डिलिमिटेशन एक्ट उन्होंने बनाए थे। पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू डिटरमाइन अथॉरिटी एंड मैनर, अथॉरिटी और मैनर, और इस पावर को यूज करके पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया था डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट 1952 में, 62 में, 72 में एंड 2002 में। अब ये भी हमें पता है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया, उसने ये कहा कि ये जो रीएडजस्टमेंट है इसे हम अभी पॉज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पॉज कर रहे हैं। कौन से लेवल पर, 1971 के लेवल पर। ठीक है, 1971 के लेवल पर हम इसे अभी पॉज कर रहे हैं, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने कहा। ओके, उसके बाद में फिर हमने देखा ये हो गया वो, और ये कब तक किया जाएगा, ये जो पॉज है ये हम कर रहे हैं 2000 तक, ईयर 2000 तक हमने इसको पॉज कर दिया है। फिर हम लेके आए एक और बार 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये जो 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने क्या कहा कि ये जो हमने 2000 तक पॉज किया था इसको हमने एक्सटेंड कर दिया है अप टू 2026, ये बोला 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने। और उसके बाद में उन्होंने ये भी कहा था कि जो रीएडजस्टमेंट होगा वो होगा 1991 के सेंसस से। कौन से सेंसस से होगा, 1991 के सेंसस से। फिर एक और अमेंडमेंट आया 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। उसने कहा कि जो रीएडजस्टमेंट हम 1991 के सेंसस से कर रहे हैं, हम इसे 1991 के सेंसस से नहीं करेंगे, हम इसे 2001 के सेंसस से करेंगे। तो बेसिकली हमें क्या पता होना चाहिए, पहली चीज तो हमें ये पता होनी चाहिए कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, उसने कहा कि ये जो रीएडजस्टमेंट है इसको हम पॉज कर रहे हैं। कब तक के लिए पॉज कर रहे हैं, 2000 तक के लिए पॉज कर रहे हैं। कौन से लेवल पर, 1971 के लेवल पर। फिर आया हमारा 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये जो 1971 का हमने पॉज किया था इसको हमने एक्सटेंड कर दिया 2026 तक, कि 2026 तक पॉज रहेगा। उसके बाद में इसने एक और चीज क्या कही कि इसने बोला कि जब हम 2026 में रीएडजस्टमेंट करेंगे तो इसे हम करेंगे 1991 के सेंसस से।
1991 का जो भी सेंसस हो उसको यूज करेंगे हम। फिर एक और बार आया 87 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसने ये बोला कि जो 1991 का सेंसस है उसे हम यूज नहीं करेंगे, हम 2001 का सेंसस यूज करेंगे। तो लास्ट टाइम रीएडजस्टमेंट कब हुआ था? इट वॉज डन ऑन द बेसिस ऑफ 1971 के लेवल पर। ये थोड़ी सी मेहनत है यहाँ पर, इसे याद रख लेना, क्योंकि शायद एग्जामिनर ये चीज पूछ ले, आप कंफ्यूज इसमें हो सकते हो। वही चीज लिखी हुई है कि जो उन्होंने एलोकेशन ऑफ सीट को फ्रोज कर दिया था 2000 तक, फिर 84th अमेंडमेंट एक्ट आया, 84th ने उसको 2026 तक पॉज कर दिया। 87 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने कहा था कि जो सेंसस यूज किया जाएगा वो 2001 का सेंसस किया जाएगा, और उसमें भी एक चीज होगी कि विदाउट अल्टरिंग द नंबर ऑफ सीट्स इन असेंबली। जो स्टेट्स को सीट्स दी गई है उसमें चेंजेस नहीं होगा, उसके नंबर में चेंजेस नहीं होगा, ये कहता है 87 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। थोड़ा सा ट्रिकी है, याद होना चाहिए आपको ये। अब जिस तरीके से लोकसभा में सीट्स वर रिजर्व फॉर एससीज एंड एसटीज, उसी तरीके से लेजिस्लेटिव असेंबली में भी सीट्स आर रिजर्व फॉर एससीज एंड एसटीज। और ये कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली कितने साल तक के लिए था? ये अप टू 10 ईयर था, मतलब 1950 से 1960 तक था। लेकिन रिपीटेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमने ये जो रिजर्वेशन है फॉर एससीज एंड एसटीज इन दी लेजिस्लेटिव असेंबली, उसे हमने बढ़ाया है हर बार, हर 10 साल के लिए। किसके थ्रू? बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और ये जो अमेंडमेंट हम करते हैं इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करते हैं। इट विल कम अंडर आर्टिकल 368 एंड दैट इज वाई इट विल बी डन बाय स्पेशल मेजॉरिटी। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, ये जो 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, इसने रिजर्वेशन को बढ़ा दिया था 2020 से 2030 तक। तो अब जो है 2030 तक सीट्स आर रिजर्व फॉर एससीज एंड एसटीज। उसके बाद में एक और चीज मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी कि लोकसभा में और विधानसभा में सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर एससीज एंड एसटीज, राज्यसभा में सीट्स आर नॉट रिजर्व। तो सिमिलरली राज्यसभा का पैरेलल क्या हो जाएगा? स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल हो जाएगा। तो जो विधान परिषद है उसमें सीट्स आर नॉट रिजर्व फॉर एससीज एंड एसटीज। अब रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन असेंबली, ये भी चीज़ हमने डिस्कस करी थी। 33% के बाद में मैंने कहा था कि जैसे ही सेंसस हो जाएगा उसके बाद में ये प्रोविज़न हम फोर्स में लेके आएंगे। उसके बाद में जो है वुमेन को रिजर्वेशन मिलेगा, वुमेन रिप्रेजेंटेटिव को रिजर्वेशन मिलेगा पार्लियामेंट में। और ये कौन सा था? 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। याद कीजिए आर्टिकल 239AA, वो किससे रिलेटेड था? वो नेशनल कैपिटल ऑफ एनसीटी दिल्ली से रिलेटेड था। 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने 33% सीट्स रिजर्व करी है वुमेन के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में एंड नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपको याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। 104 किससे एसोसिएटेड है? 103 इज एसोसिएटेड विद इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन। सिमिलरली 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट एज वेल एज लेजिस्लेटिव असेंबली। कंपोजिशन ऑफ काउंसिल, अभी तक हमने लेजिस्लेटिव असेंबली का देख लिया था कि लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या होगा। मिनिमम 60 मेंबर्स हो सकते हैं और मैक्सिमम 500 हो सकते हैं। इट विल डिपेंड ऑन दी पॉपुलेशन। उसके बाद में हमने कुछ एक्सेप्शंस देखे थे। काउंसिल में भी अब हम देख लेते हैं कि काउंसिल का क्या होगा। तो देखिए काउंसिल की स्ट्रेंथ जो है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो होगी 1/3 ऑफ दी स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रेंथ 90 है तो उसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी लेजिस्लेटिव काउंसिल की वो होगी 1/3। तो 90 का 1/3 कितना हो गया? 30 हो गया। तो 30 जो है उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्ट्रेंथ। तो अल्टीमेटली इवेंचुअली लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्ट्रेंथ कौन डिसाइड कर रहा है? स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। दूसरी चीज़, इनके जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे। दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। जिस तरीके से राज्यसभा में भी इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं उसी तरीके से लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी इनडायरेक्ट इलेक्शंस होंगे। ठीक है, तो स्ट्रेंथ जो है 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ असेंबली, दैट इज विधानसभा। मिनिमम स्ट्रेंथ जो है वो फिक्स की हुई है 40। तो ये याद होना चाहिए, 40 से कम नहीं हो सकते। और मैक्सिमम जो है इट विल डिपेंड ऑन 1/3 ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। मेंबर आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड, ये भी मैंने आपको बता दिया था। कॉन्स्टिट्यूशन ने मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट फिक्स कर रखी है, लेकिन जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है लेजिस्लेटिव काउंसिल की वो कौन डिसाइड करता है? वो पार्लियामेंट डिसाइड करता है ना। एक्चुअल स्ट्रेंथ जो है वो फिक्स कौन करता है? पार्लियामेंट फिक्स करता है। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शंस की हम बात कर लेते हैं। मैंने कहा था इनडायरेक्ट इलेक्शन है,
तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं। पहला क्या है, 1/3 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ लोकल बॉडीज। 1/3 मेंबर्स जो है वो लोकल बॉडीज के जो मेंबर है वो इलेक्ट करेंगे। लोकल बॉडी में कौन हो सकता है, म्यूनिसिपैलिटीज हो सकती है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो सकते हैं, पंचायत हो सकते हैं, इस तरीके से वो लोग इलेक्शन करके 1/3 मेंबर्स को इलेक्ट करके लेके आएंगे। सेकेंड, 1/12 आर इलेक्टेड बाय ग्रेजुएट्स ऑफ 3 ईयर स्टैंडिंग एंड रिसाइडिंग विद इन द स्टेट। 1/12 जो है वो कौन इलेक्ट कर रहा है, ग्रेजुएट ऑफ 3 ईयर्स स्टैंडिंग एंड रिसाइडिंग विद इन द स्टेट। नेक्स्ट, 1/12 आर इलेक्टेड बाय टीचर्स ऑफ 3 ईयर स्टैंडिंग इन द स्टेट नॉट लोअर इन स्टैंडर्ड देन सेकेंडरी स्कूल। वो टीचर्स जो कि सेकेंडरी एजुकेशन से ऊपर हैं, मतलब कि जो हायर एजुकेशन में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सेकेंडरी एजुकेशन में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो 1/12 मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट इज 1/3 आर इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। 1/3 मेंबर्स जो है उन्हें विधायक इलेक्ट करेंगे। 1/12 हमने देख लिया था, 1/12 अगेन फिर हमने देख लिया था, फिर 1/3 देख लिया, और अगेन 1/3 जो है वो इलेक्ट कौन करेगा, विधायक इलेक्ट करेंगे, 1/3 मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। और इसमें भी याद रखना है उन लोगों को करेंगे जो कि असेंबली के मेंबर नहीं है। रिमाइंडर, अब इसमें टोटल कितने हो गए, ये टोटल जो है 5/6 है, तो 5/6 आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली एंड 1/6 आर नॉमिनेटेड। किसके द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं, गवर्नर के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। तो 5/6 आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली, 1/6 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। अब ये जो है वो किसको नॉमिनेट करेगा, जिस तरीके से राज्यसभा में नॉमिनेशन होता है, हमने देखा था 12 मेंबर्स नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में, जो कि एमिनेंट पर्सनालिटी होती है, लिटरेचर से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, आर्कियोलॉजी से रिलेटेड, उन लोगों को जो है प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। सिमिलरली लेजिस्लेटिव काउंसिल में गवर्नर ऐसे लोगों को नॉमिनेट करता है। इन अदर वर्ड्स, 5/6 of total members are elected indirectly and 1/6 are nominated by governor। ये चीज मैंने आपको बता दी थी। अब इलेक्शन क्या होता है, सिंपल है, इलेक्शंस आर डन बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, इन अकॉर्डेंस विथ सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये जो स्कीम है कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल की, ये टेंटेटिव है। टेंटेटिव मतलब कि ऑब्वियसली फाइनल नहीं है। ये जो भी अभी हमने देखा ना, 1/3 मेंबर्स, 1/6 मेंबर, 1/3 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके बाद में जो है मैक्सिमम मिनिमम स्ट्रेंथ जो है 40 होगी। ये जो कंपोजिशन है लेजिस्लेटिव काउंसिल का, ये टेंटेटिव है, फाइनल नहीं है। इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट इज ऑथराइज्ड टू मॉडिफाई और रिप्लेस द सेम। पार्लियामेंट चाहे तो मॉडिफाई भी कर सकती है और रिप्लेस भी कर सकती है किसी भी प्रोविजन को। इसीलिए हमने कहा कि कंपोजिशन फाइनल नहीं है। हाउएवर पार्लियामेंट ने अभी तक ऐसा कोई लॉ नहीं बनाया है। नेक्स्ट इज ड्यूरेशन ऑफ असेंबली। जिस तरीके से लोकसभा 5 साल की होती है, उसी तरीके से विधानसभा भी 5 साल के लिए होती है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो कंटिन्यूइंग चैम्बर नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। नॉर्मल टर्म जो है वो 5 ईयर होता है। कब से होता है, डेट ऑफ फर्स्ट मीटिंग, जिस दिन विधानसभा पहली बार मिली, जिस दिन विधानसभा की फर्स्ट मीटिंग हुई, वहां से 5 साल को कैलकुलेट किया जाएगा। हमने लोकसभा में बहुत अच्छे से, पार्लियामेंट में बहुत अच्छे से ये चीज डिस्कस करी थी। और ये जनरल इलेक्शन होता है। डिसोल्यूशन हमने देखा था 2 टाइप का होता है। एक होता है ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन, जहां पर उनका 5 साल का टर्म खत्म हो जाता है तो विधानसभा ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। और एक इसमें क्या होता है, गवर्नर डिसॉल्व कर देगा 5 साल होने से पहले भी। लेकिन ये गवर्नर अपनी मर्जी से कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है। इट वुड बी ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यहाँ पे कौन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड, चीफ मिनिस्टर है। डिसोल्यूशन जो है वो होगा ऑटोमेटिक आफ्टर कंप्लीटिंग 5 ईयर। गवर्नर डिसॉल्व कर सकता है असेंबली को कभी भी। अब मान लीजिए कि नेशनल इमरजेंसी लग गई है, तो जो टर्म है किसका, लेजिस्लेटिव असेंबली का जो टर्म है वो 1 साल के लिए बढ़ जाएगा। ठीक है, यहां पे नेशनल इमरजेंसी, फिर वापस से इस नेशनल इमरजेंसी को कंटिन्यू करा तो वापस से 1 साल के लिए टर्म इंक्रीज हो जाएगा। तो अभी 5 साल था,
तो फिर 6 साल हो गया, फिर 7 साल हो गया, फिर ऐसा चलता जाएगा वो। अब मान लीजिए कि 21 जुलाई को नेशनल इमरजेंसी खत्म हो गई है, तो 21 जुलाई से 6 महीने, 21 जुलाई से 6 महीने तक जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे। 6 महीने के अंदर अंदर लेजिस्लेटिव इलेक्शंस के हमें लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हमें कराने पड़ेंगे। मतलब कि जिस दिन नेशनल इमरजेंसी खत्म हुई उसके 6 महीने के अंदर अंदर हमें लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस कराने पड़ेंगे। मतलब कि लेजिस्लेटिव असेंबली की लाइफ नेशनल इमरजेंसी के 6 महीने तक है, उसके बाद में नहीं। जैसे 6 महीने खत्म हुए, लेजिस्लेटिव असेंबली की लाइफ खत्म हो गई, वो डिसॉल्व हो जाएगा और आपको फिर इलेक्शन करवाने ही पड़ेंगे। विद इन 6 मंथ आपको इलेक्शन करवाने पड़ते हैं। और ये नेशनल इमरजेंसी की लाइफ कौन एक्सटेंड कर रहा है? मतलब कि नेशनल इमरजेंसी हमने इम्पोज करी है और हर बार हम नेशनल इमरजेंसी को रिन्यू कर रहे हैं, तो जो लाइफ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली 1 साल के लिए बढ़ रही है। तो इसके लिए लॉ कौन बनाएगा? इसके लिए लॉ सिर्फ पार्लियामेंट बनाता है, स्टेट लेजिस्लेचर लॉ नहीं बनाता है। ठीक है, ये जो टर्म है असेंबली का, इसे हम एक्सटेंड कर सकते हैं नेशनल इमरजेंसी के समय पे, किसके थ्रू? लॉ ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू। ये मैंने आपको बताया था, और 1 ईयर एट ए टाइम। लेकिन ये जो एक्सटेंशन है ये कंटिन्यू नहीं हो सकता है बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, जब नेशनल इमरजेंसी सीज टू ऑपरेट। जिस दिन नेशनल इमरजेंसी खत्म हो गई है उसके 6 महीने के बाद ये जो टर्म है ये बढ़ेगा नहीं। मतलब कि 6 महीने के अंदर अंदर हमें इलेक्शंस उनके करवाने पड़ेंगे। अब काउंसिल का ड्यूरेशन क्या है? काउंसिल जो है वो कंटिन्यूइंग चैम्बर है, वो डिसॉल्व नहीं हो सकती है। उसके जो है 1/3 मेंबर एट द एंड ऑफ एवरी सेकेंड ईयर वो रिटायर होते हैं, और उसके बाद में विथ दी बिगिनिंग ऑफ 3rd ईयर, जैसे ही 3rd ईयर की शुरुआत होगी उसी समय पर नए मेंबर्स जो है उन्हें इलेक्ट किया जाता है। और मेंबर्स जो होते हैं उन्हें हम कितनी भी बार री इलेक्ट कर सकते हैं, कितनी भी बार री नॉमिनेट कर सकते हैं, उसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन, कोई भी लिमिटेशन नहीं होता है। तो क्या कहा है? कंटिन्यूइंग चैम्बर है क्योंकि परमानेंट बॉडी है, इसीलिए वो डिसॉल्व नहीं होता है। 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं 2nd ईयर के एंड पे, और उनकी जो वो होती है, मतलब जो टर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का, वो 6 ईयर होता है। और वेकेंट सीट्स जो है हमें पता है बिगिनिंग ऑफ एवरी 3rd ईयर फुलफिल होती है। रिटायरिंग मेंबर आर एलिजिबल फॉर री इलेक्शन एनी नंबर ऑफ टाइम्स, एनी नंबर ऑफ टाइम्स, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं। जिस तरीके से हमने क्वालिफिकेशंस देखी थी मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, उसी तरीके से हम लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मेंबर की बात कर लेते हैं। तो पहली चीज़, आपको इंडिया का सिटीजन होना कंपलसरी है क्वालिफिकेशन के लिए। उसके बाद में लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब अगर आपको विधानसभा का मेंबर बनना है, मतलब अगर आपको विधायक बनना है, आपको थोड़ा आपका भोकाल जमाना है, तो आपको एटलीस्ट 25 साल का होना पड़ेगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, विधान परिषद के लिए आपकी एज होनी चाहिए 30 ईयर्स। ठीक है, पहली चीज़ है सिटीजन ऑफ इंडिया होना आपको कंपलसरी है। उसके बाद में अगर आप, मैंने आपसे ये कहा था कि जब आप कैंडिडेट हो, अगर आप विधायक के लिए कैंडिडेट हो, तो आपको इलेक्शन कमीशन ने किसी भी मेंबर को अपॉइंट किया है उसके सामने आपको सब्सक्राइब करना पड़ता है ओथ और अफर्मेशन। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। क्वालिफिकेशन के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो ही मस्ट सब्सक्राइब टू ओथ और अफर्मेशन बिफोर अ पर्सन जिसे ऑथराइज किया है इलेक्शन कमीशन ने। अब 30 ईयर्स का होना चाहिए कम से कम विधान परिषद के लिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। 25 ईयर्स का होना चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। सेम जो है वो लोकसभा और राज्यसभा के लिए हमने डिस्कस किया था। उसके बाद में अदर क्वालिफिकेशंस डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट, जो भी दूसरी क्वालिफिकेशंस पार्लियामेंट ने डिसाइड करी है उसे उसको फुलफिल करना पड़ेगा, तभी जाकर वो क्वालिफाई हो पाएगा टू कंटेस्ट इलेक्शंस फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब इसी को ध्यान में रखकर पार्लियामेंट ने क्या बनाया था? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 बनाया था। अब इसमें क्या है? फर्स्ट क्वालिफिकेशन क्या दी है? अ पर्सन टू बी इलेक्टेड टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल मस्ट बी एन इलेक्टर फॉर एन असेंबली कंस्टिट्यूएंसी इन द कंसर्न स्टेट टू बी क्वालिफाइड फॉर गवर्नर्स नॉमिनेशन। मान लीजिए गवर्नर किसी को नॉमिनेट करता है और वो व्यक्ति जो है वो उसी स्टेट में
इलेक्टर है, मतलब कि वो वोट दे सकता है उसी स्टेट में, गवर्नर उसी को नॉमिनेट कर सकता है। मान लीजिए कोई वोट देने के लिए, जैसे मैं हूं, मैं एलिजिबल हूं वोट देने के लिए एमपी में, लेकिन मुझे गवर्नर चाहते हैं कि नॉमिनेट किया जाए कौन सी लेजिस्लेटिव काउंसिल से, कर्नाटका की लेजिस्लेटिव काउंसिल से। तो ऐसा नहीं हो सकता है। मुझे अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल, कर्नाटका की लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए नॉमिनेट होना है तो मुझे कर्नाटका में ही वोट देने के लिए, मतलब मुझे कर्नाटका में वोट देने के लिए एलिजिबल होना चाहिए कि मैं कर्नाटका में जाके वोट दे पाऊँ। वही चीज़ लिखी हुई है। इसमें एक मिस्टेक मैंने करी है, आई एम सॉरी। इसमें ऐसा लिखा हुआ है, अ पर्सन टू बी इलेक्टेड टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। नॉमिनेशन वाला जो क्लॉज है ना, उसके लिए आपको इलेक्टर होने की जरूरत नहीं, उसके लिए आपको रेसिडेंट होना पड़ेगा। और ये जो मैंने आपको इलेक्टर की बात बताई थी ना, इसमें जो मेंबर इलेक्ट होते हैं 1/3 और 1/12 जो मेंबर इलेक्ट होते हैं, नॉमिनेशन के अलावा जो इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो रहे हैं, उसके लिए वो प्रोविजन है। कुल मिला के बात यह है कि जो 5/6 मेंबर्स हम इलेक्ट करते हैं इनडायरेक्टली, तो वो वही लोग हो सकते हैं इनडायरेक्टली इलेक्ट जो कि, पहली चीज तो ये हो गया कि वो उस स्टेट में वोट देने के लिए एलिजिबल हैं। अगर वो स्टेट में वोट देने के लिए एलिजिबल नहीं है तो उस मतलब वहां पर वो इनडायरेक्टली इलेक्ट नहीं हो सकते हैं उस लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ये बात कहना चाह रहे थे वो। अ पर्सन टू बी इलेक्टेड टू द लेजिस्लेटिव असेंबली मस्ट बी एन इलेक्टर फॉर एन असेंबली कंस्टिट्यूएंसी इन द कंसर्न स्टेट। अगर मुझे विधायक के चुनाव लड़ने हैं, मतलब अगर मैं चाहता हूं विधायक का चुनाव लड़ना, तो मुझे उसी स्टेट में जहां पर मैं विधायक का चुनाव लड़ना चाहता हूं, उसी स्टेट में इलेक्टर होना चाहिए, मतलब मैं उसी स्टेट में वोट देने के लिए एलिजिबल होना चाहिए। वो पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। ही मस्ट बी मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट, बिल्कुल ठीक बात है। अगर आपको कंटेस्ट करना है इलेक्शन फ्रॉम द सीट्स विच आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, देन यू मस्ट बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर कैटेगरी। यू मस्ट बी शेड्यूल कास्ट इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल टू कंटेस्ट एन इलेक्शन फॉर फ्रॉम सीट्स रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट। ये चीज़ भी हमने डिस्कस करी थी। नेक्स्ट इज डिस्क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ने भी डिस्क्वालिफिकेशन दे रखा है अगर उसने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड किया है। ये भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का पॉइंट। उसमें हमने ये कहा था कि मिनिस्टर्स ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आते हैं, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर ने किसी ऑफिस को एग्जम्प्ट कर दिया, किसी ऑफिस को उन्होंने बोल दिया कि ये स्टेट लेजिस्लेचर ने कह दिया कि ये पर्टिकुलर फलाना फलाना ऑफिस जो है इट विल नॉट बी कंसिडर अंडर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो आपने अगर उस ऑफिस को होल्ड भी कर रखा है तो दैट विल नॉट बी कंसिडर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। इफ ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड, और वो डिक्लेयर कर दिया है जुडिशरी ने। इफ ही इज एन अनडिस्चार्ज सॉल्वेंट, इनसॉल्वेंट, ये भी हमने पढ़ लिया था। ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, या तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, या फिर वो वॉलेंटरली अक्वायर कर लेता है सिटीजनशिप ऑफ अदर स्टेट, या फिर वो एलिजियंस अपना दे देता है दूसरे स्टेट्स को कि मेरा जो तन मन धन है वो सब बिलोंग करता है पाकिस्तान को, तो फिर आप ऑब्वियसली यू विल नॉट बी एलिजिबल टू कंटेस्ट इलेक्शंस। एक्नॉलेजमेंट ऑफ एलिजियंस टू फॉरेन स्टेट, इसमें जरूरी नहीं है एनिमी स्टेट, इट कुड बी फॉरेन स्टेट एज वेल। अब ये हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशन की कंडीशन रखी है। अब हम देख लेते हैं कि पार्लियामेंट ने कौन कौन सी डिस्क्वालिफिकेशन की कंडीशंस बनाई हैं। ही मस्ट नॉट हैव बीन फाउंड गिल्टी ऑफ सर्टेन इलेक्शन ऑफेंसेस और करप्ट प्रैक्टिसेस, उसे गिल्टी नहीं पाया जाना चाहिए इलेक्शन ऑफेंसेस का या फिर करप्ट प्रैक्टिसेस का। ही मस्ट नॉट हैव बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस रिजल्टिंग इन इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 और मोर ईयर्स। अगर उसने कोई ऑफेंस किया है और उसे 2 या 2 साल से सजा हो, 2 या 2 साल से ज़्यादा की सज़ा हो रही है, तो फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगी। और इसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन का लॉ नहीं आता है। ही मस्ट नॉट हैव फेल्ड टू लॉज एन अकाउंट ऑफ हिज इलेक्शन एक्सपेंसेस विद इन टाइम, उसने जितना भी इलेक्शन में खर्चा किया है उसका अकाउंट उसको टाइम बाउंड मैनर में बताना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ही मस्ट नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, वर्क्स और सर्विस, ठीक है, सिंपल है। He must not be a director or managing agent nor hold an office of profit in corporation in which government has at least 25% share। तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट याद होना चाहिए, यहाँ पे 25% है, ये फैक्ट याद होना चाहिए, क्योंकि वो इसी फैक्ट में गड़बड़ करेंगे। 25% से ज़्यादा का शेयर है किसी भी कंपनी में तो वहाँ पर आपका इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट का अगर 25% से ज़्यादा का शेयर है तो उसमें आप इंटरेस्ट दिखा रहे हो, उसमें आपने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करके रखा हुआ है, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे।
ही मस्ट नॉट हैव बीन डिसमिस्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विसेज फॉर करप्शन और डिसलॉयल्टी। मान लीजिए कि कोई इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में था और उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसमिस किया है करप्ट चार्जेस पे, या फिर वो डिसलॉयल हो गया था, वो हनी ट्रैप हो गया था, या फिर उस पर जो है सेडिशन के चार्जेस लगे हुए हैं कि ही वॉज एक्टिंग एज अ स्पाई, क्योंकि हमने देखा था पंजाब में वन DSP वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ फॉर पाकिस्तान। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप नहीं बन सकते हो, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ही मस्ट नॉट हैव बीन कन्विक्टेड फॉर प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स और फॉर द ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी, ये भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। ही मस्ट नॉट हैव बीन पनिश्ड फॉर प्रीचिंग एंड प्रैक्टिसिंग सोशल क्राइम सच एज अनटचेबिलिटी, डाउरी एंड सती, ये भी सिंपल है, ये आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इसमें समझाने जैसी कोई चीज़ है नहीं, बहुत ऑब्वियस है, सिंपल है। और इसको आप पढ़ोगे एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड वो एग्जाम में पूछेंगे, अगर पूछेंगे भी तो आपको अगर कीवर्ड्स भी याद है तो यू वुड बी एबल टू एलिमिनेट और आप करेक्ट आंसर पे अराइव कर दोगे, टिक लगा दोगे। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर दो तरीके से MLAs मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर डिस्क्वालीफाई होते हैं, एक होता है नॉर्मल डिस्क्वालिफिकेशन और एक होता है डिस्क्वालिफिकेशन अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ जो कि है 10th शेड्यूल। कौन सा है? 10th शेड्यूल है। तो यहां पर डिसीजन किसका होता है? यहां पर स्टेट की बात कर रहा हूं मैं। यहां पर जो डिसीजन है डिस्क्वालिफिकेशन का वो होगा गवर्नर का। किसका होगा? गवर्नर का। और गवर्नर किसकी सलाह लेगा? इलेक्शन कमीशन की सलाह लेगा। इलेक्शन कमीशन ने जो भी सलाह दी है गवर्नर को, गवर्नर विल एक्ट अकॉर्डिंगली, है ना। और ये है एंटी डिफेक्शन लॉ। तो एंटी डिफेक्शन लॉ में मैंने आपको बताया था इट इज दल बदलू कानून है, वो भी हमने डिस्कस किया था, दल बदलू कानून। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 अंडर राजीव गांधी गवर्नमेंट ये लॉ आया था। तो उसमें कौन डिसीजन लेता है? उसमें डिसीजन कौन लेगा? लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा में ये डिसीजन लेगा स्पीकर, और लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो डिसीजन है वो लेंगे चेयरमैन। और इनके जो डिसीजन होते हैं वो होते हैं फाइनल। इट इज बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये आपको पता होना चाहिए। Constitution lays down that a person shall be disqualified for being a member of either house of legislature if he is disqualified on the ground of defection under the provision of 10th schedule। ये हमने देख लिया था। अब क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन चेयरमैन डिसाइड करेगा अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो, और स्पीकर डिसाइड करेगा अगर लेजिस्लेटिव असेंबली है तो। 1992 में कहा था, एक और चीज है यहां पर जो मैंने कहा था ना आपसे कि इट इज नॉट बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू, नहीं ये गलत है, आई एम सॉरी। इसमें इट कुड बी चैलेंज्ड इन कोर्ट। ये जो डिसीजन है इसको चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में, ठीक है। 1992 में सुप्रीम कोर्ट रूल दैट डिसीजन ऑफ चेयरमैन ऑफ और स्पीकर इन दिस रिगार्ड इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। उसके बाद में मैंने ये भी बताया था आपको कि अदर देन एंटी डिफेक्शन लॉ अगर डिस्क्वालिफिकेशन डिसाइड किया जाएगा तो वो कौन करेगा? गवर्नर करेंगे, और उनका डिसीजन इसमें फाइनल होगा। लेकिन गवर्नर जो है वो एक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन की एडवाइस। अब हम देख लेते हैं ओथ और अफर्मेशन। तो ओथ कौन एडमिनिस्टर करेंगे? प्रेसिडेंट करेगा, सॉरी गवर्नर करेंगे, या फिर गवर्नर ने किसी को नॉमिनेट किया वो करेंगे। तो एवरी मेंबर बिफोर टेकिंग हिज सीट इन द हाउस मेक ओथ और अफर्मेशन बिफोर गवर्नर और एनी अदर पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम। सिमिलरली जैसे हमने देखा था ना, प्रेसिडेंट के सामने करेंगे एडमिनिस्टर ओथ, या फिर एनी अदर पर्सन अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट किसको करते हैं अपॉइंट? प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट करते हैं। प्रोटेम स्पीकर क्या होते हैं? सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं। उसके बाद में जैसे ही उन्होंने स्पीकर मतलब प्रोटेम स्पीकर ने ओथ और अफर्मेशन दिलाया, उनका ऑफिस जो है वो सीज टू एग्जिस्ट, तो वो टेम्पररी ऑफिस होता है।
वो हमने पार्लियामेंट में देखा था। तो यहाँ पर गवर्नर है या फिर गवर्नर किसी को अपॉइंट करेगा, वो ओथ और अफर्मेशन एडमिनिस्टर करते हैं। मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर आर एंटाइटल्ड टू रिसीव सच सैलरीज। जो विधायक है उन्हें वही सैलरी मिलेगी जो विधानसभा ने डिसाइड किया है, ठीक है, टाइम टू टाइम। और ये होती है चार्ज्ड एक्सपेंडिचर होता है, जो कि बियॉन्ड वोट है, आप उस पर वोट नहीं कर सकते हो जब बजट हम डिस्कस कर रहे होते हैं। वेकेशन ऑफ सीट, सीट कैसे खाली होगी? डबल मेंबरशिप, अगर आप लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी मेंबर हो और लेजिस्लेटिव असेंबली के भी मेंबर हो तो एक सीट खाली हो जाएगी। अगर आप लोकसभा के भी मेंबर हो, विधानसभा के भी मेंबर हो तो एक सीट खाली हो जाएगी। इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? अ पर्सन कैन नॉट बी मेंबर ऑफ बोथ हाउस, दोनों हाउस के मेंबर नहीं हो सकते हैं सेम टाइम में। अगर वो इलेक्ट हो गए टू बोथ हाउसेस तो उनको एक सीट जो है वो उनको खाली करना पड़ेगा। अगर डिस्क्वालीफाई हो जाओगे तो आपको आपकी सीट छोड़नी पड़ेगी, हमने देख लिया था डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोविजन। रेजिग्नेशन, मेंबर जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर मेंबर है, अगर मैं विधायक हूँ तो मैं अपना रेजिग्नेशन किसे टेंडर करूँगा? मैं स्पीकर को टेंडर करूँगा। अगर मैं लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद में मेंबर हूँ तो मैं किसको अपना रेजिग्नेशन दूंगा? मैं चेयरमैन को रेजिग्नेशन दूंगा। अगर चेयरमैन नहीं है तो वाइस चेयरमैन को, स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर को। चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर। एब्सेंस में अगर मैं 60 दिनों तक एब्सेंट हूँ लगातार तो मैं क्या हो जाऊंगा? डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा, मुझे अपनी सीट खाली करनी पड़ेगी। अदर केसेस, मेंबर हैज टू वेकेट हिज सीट। अगर जुडिशरी ने मेरे इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर कर दिया है तब मुझे सीट जो है वेकेट करनी पड़ेगी। उसके बाद में अगर मैं प्रेसिडेंट बन गया, अगर मैं गवर्नर बन गया, वाइस प्रेसिडेंट बन गया, तब मुझे अपनी सीट वेकेट करनी पड़ेगी। अगर मैं जो है क्या कहते हैं उसे, हाउस के द्वारा एक्सपेल्ड हो गया, इफ़ आई एम एक्सपेल्ड बाय द हाउस, तो मुझे सीट खाली करनी पड़ेगी। तो वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, आई हैव डिस्कस दिस। नेक्स्ट इज प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। क्या है प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर की हम बात कर रहे हैं? ईच हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर हैज इट्स ओन प्रिजाइडिंग ऑफिसर। हर हाउस के पास में अपना प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है। यस, वी हैव डिस्कस्ड दिस। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर होते हैं कहाँ पर? लेजिस्लेटिव असेंबली में होते हैं। और चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन कहाँ होते हैं? लेजिस्लेटिव काउंसिल में होते हैं। उसके बाद में एक पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन भी होता है, ये भी हमने देखा था। कौन अपॉइंट करेगा? प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट करते हैं। और ये होते हैं कितने मेंबर का? 10 मेंबर का होता है। हमने लोकसभा में भी देखा था, हमने राज्यसभा में भी ये देखा था। नेक्स्ट इज स्पीकर ऑफ असेंबली। स्पीकर जो है वो इलेक्ट होता है अमंग्स इट्स मेंबर। स्पीकर इलेक्ट होता है अमंग्स इट्स मेंबर। यूजुअली स्पीकर रहते हैं जब तक कि विधानसभा डिसॉल्व ना हो जाए, लाइफ ऑफ द असेंबली। लेकिन 3 केसेस में स्पीकर को अपनी पोस्ट से इस्तीफा देना पड़ता है। अगर वो हाउस का मेंबर ही नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली उन्हें जो है स्पीकर की पोस्ट से रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। तो सीजेस टू बी मेंबर ऑफ असेंबली इफ ही इज नो लॉन्गर अ मेंबर ऑफ असेंबली, तो उन्हें खाली करना पड़ेगा। अगर वो रिजाइन कर दे, रेजिग्नेशन किसे देंगे? वो डेप्यूटी स्पीकर को देंगे, डेप्यूटी स्पीकर को रेजिग्नेशन देंगे। अगर उनके खिलाफ रिजोल्यूशन मूव हो गया, मतलब कि असेंबली में स्पीकर के अगेंस्ट रिजोल्यूशन आया और रिजोल्यूशन जो है वो पास हो गया, तब उन्हें अपनी सीट वैकेट करना पड़ेगी। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। नेक्स्ट इज स्पीकर के पास में क्या क्या पावर होती है? सेम पावर जो लोकसभा के स्पीकर के पास में होती है। फाइनल इंटरप्रिटर है वो किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का, रूल्स ऑफ प्रोसीजर का, कंडक्ट ऑफ बिजनेस का, लेकिन विद इन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन का भी है लेकिन विद इन असेंबली है, याद होना चाहिए। हाउस के अंदर फाइनल इंटरप्रिटर है वो। उसके बाद में वो मेंटेन करते हैं ऑर्डर और डेकोरम विद इन हाउसेस। असेंबली को एडजर्न करेंगे, सस्पेंड करेंगे अगर कोरम नहीं है तो। उसके बाद में वो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं करते हैं, वो कास्टिंग वोट ही इशू करेंगे। ही कैन एक्सरसाइज ओनली कास्टिंग वोट, ये भी हमने डिसाइड किया था। उसके बाद में सीक्रेट सीटिंग के लिए किसकी परमिशन चाहिए? अगर विधानसभा को सीक्रेट सीटिंग करनी है तो किसकी परमिशन लगेगी? स्पीकर की परमिशन लगेगी। ही कैन अलाउ सीक्रेट सीटिंग ऑफ द हाउस। और रिक्वेस्ट कौन करेगा? लीडर करेगा हाउस का। लीडर कौन होता है? चीफ मिनिस्टर होता है। स्पीकर डिसाइड करेगा वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट, और उसका डिसीजन जो है वो फाइनल होता है।
ये भी हमने पार्लियामेंट में डिस्कस किया था। ही डिसाइड्स द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, ये भी मैंने आपको बता दिया था अभी। ही अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ कमिटीज, जो स्टेट जैसे पार्लियामेंट्री कमेटी होती है उसी तरीके से स्टेट लेजिस्लेटिव कमिटीज भी होती है। जैसे कि लोकसभा में हमने बताया था ना कि लोकसभा का स्पीकर जो है वो चेयरमैन होता किन किन का, ऑटोमेटिकली जनरल पर्पस कमेटी का, रूल्स कमेटी का, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का। तो सिमिलरली जो स्पीकर होते हैं वो किसके मेंबर होते हैं, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के होते हैं, जनरल पर्पस कमेटी के होते हैं, रूल्स कमेटी के होते हैं स्टेट लेवल पर। नेक्स्ट इज डेप्यूटी स्पीकर। डेप्यूटी स्पीकर कौन होगा, अगेन अमंग्स इट्स मेंबर, पहले इलेक्शन होगा स्पीकर का, फिर इलेक्शन होगा डेप्यूटी स्पीकर का। तो लाइक द स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर जो है वो असेंबली इलेक्ट करती है अमंग्स इट्स मेंबर, इलेक्टेड आफ्टर इलेक्शन ऑफ स्पीकर। लाइक स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर भी अपनी पोस्ट पे रहता है ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ असेंबली, लेकिन वो ऑफिस कब छोड़ेगा, वो डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट को कब छोड़ेगा, व्हेन ही इज नो लॉन्गर अ मेंबर ऑफ असेंबली, अगर वो विधानसभा के मेंबर ही नहीं है तब। व्हेन ही गिव रेजिग्नेशन किसे देंगे, स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर को दे रहा था, डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर को देंगे। थर्ड, अगर उनके खिलाफ रेजोल्यूशन आया है विधानसभा में और वो रेजोल्यूशन पास हो गया, तब इन 3 कंडीशन में उन्हें जो है अपनी पोस्ट से इस्तीफा देना पड़ता है डेप्यूटी स्पीकर की। ये वही चीज लिखी हुई है। डेप्यूटी स्पीकर जो है वो परफॉर्म करेगा सारी की सारी ड्यूटीज ऑफ स्पीकर जब स्पीकर एब्सेंट है या स्पीकर की पोस्ट खाली है। ओके, वेकेंट और एब्सेंट का मुझे लगता है आपको डिफरेंस अभी तक समझ में आ गया होगा कि जब डेप्यूटी स्पीकर एब्सेंट है उसका क्या मतलब हुआ और डेप्यूटी स्पीकर वैकेंट है उसकी जो पोजीशन है वो वैकेंट है इसका क्या मतलब हुआ। और जब डेप्यूटी स्पीकर इज परफॉर्मिंग द ड्यूटीज ऑफ स्पीकर तो कोई और एक्ट करेगा डेप्यूटी स्पीकर और ही इंजॉयज ऑल द पावर्स एंड प्रिविलेजेस इंजॉयड बाय द स्पीकर। वही चीज यहां पर लिखी हुई है। स्पीकर नॉमिनेट, स्पीकर जो है वो नॉमिनेट करता है एक पैनल ऑफ चेयरमैन, और ये जो पैनल है 10 मेंबर का होता है जो हमने पार्लियामेंट में भी डिस्कस किया था। ये कब स्पीकर बनते हैं, जब स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों एब्सेंट है। वेकेंट के समय पर इनका कोई काम नहीं आता, जब एब्सेंट है तब पैनल का यूज होता है। और ये जो पैनल है इसमें मेंबर नॉमिनेट होते हैं। कौन नॉमिनेट करता है, स्पीकर नॉमिनेट करता है। चेयरमैन ऑफ काउंसिल, अब ये जो चेयरमैन है ये भी इलेक्टेड होता है बाय काउंसिल फ्रॉम अमंग्स इट्स मेंबर, और वो भी कब ऑफिस को छोड़ेगा, अगर वो सीजेस टू बी मेंबर ऑफ काउंसिल, ये हमने देख लिया था, रेजिग्नेशन दे दे अगर वो डेप्यूटी चेयरमैन को, या फिर उसके खिलाफ रिजोल्यूशन पास हो जाए। वी हैव डिस्कस्ड दिस। एज अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पावर एंड फंक्शन ऑफ चेयरमैन इन काउंसिल आर सिमिलर टू दोज ऑफ स्पीकर। प्रिजाइडिंग ऑफिसर लेजिस्लेटिव काउंसिल का और प्रिजाइडिंग ऑफिसर लेजिस्लेटिव असेंबली का, इन दोनों की पावर सेम होती है। मतलब कि 10th शेड्यूल में अगर कोई डिस्क्वालीफाई हुआ तो उसमें अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई डिस्क्वालीफाई हुआ तो उसके लिए कौन डिसीजन लेगा, स्पीकर लेगा। अगर कोई लेजिस्लेटिव काउंसिल से किसी ने दल बदली, पार्टी बदली है, दल बदलू का कानून उस पर लगा है, तो उसका कोई कौन डिसीजन लेगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल लेगा। तो मैं कहने का मतलब ये है कि लेजिस्लेटिव जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है लेजिस्लेटिव काउंसिल के और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनकी पावर सेम है एक्सेप्ट एक जगह पर, मनी बिल में। मनी बिल में किसके पास में ज़्यादा पावर है, सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर के पास में ज़्यादा पावर है। ठीक है, क्योंकि कौन डिसाइड करता है वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट, इट इज़ द स्पीकर एंड देयर डिसीजन, द डिसीजन ऑफ स्पीकर इज फाइनल। तो वही चीज़ है। हाउएवर स्पीकर हैज़ वन पावर, स्पीकर डिसाइड करेगा वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट, और उसका डिसीजन जो है वो फाइनल होता है। उसके बाद में इनकी जो सैलरी होती है स्पीकर की, डेप्यूटी स्पीकर की, चेयरमैन की, वाइस चेयरमैन की, ये होती है चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। याद रखना, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया नहीं कहा है, चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। जो सांसद होते हैं उनकी सैलरी चार्ज होती है ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो विधायक होते हैं उनकी सैलरी चार्ज होती है ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। चार्ज का मतलब मैंने क्या कहा था, दे आर नॉट सब्जेक्ट टू वोट, एनुअल वोट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर और एनुअल वोट ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट इज डेप्यूटी चेयरमैन। वही चीजें हैं डेप्यूटी चेयरमैन में भी कि डेप्यूटी चेयरमैन कब अपनी पोस्ट से रेजिग्नेशन देगा, अगर वो काउंसिल का मेंबर नहीं है,
अगर वो रेजिग्नेशन दे दे, अगर उनके खिलाफ जो रिजोल्यूशन है रिमूवल का वो पास हो जाए। तो डेप्यूटी चेयरमैन परफॉर्म करता है ड्यूटीज ऑफ चेयरमैन जब चेयरमैन एब्सेंट है या फिर चेयरमैन की पोस्ट वेकेंट है तब। और जब वो एक्ट कर रहा है एज अ चेयरमैन, वो सारी पावर और प्रिविलेजेस एंजॉय करता है एज अ चेयरमैन। अब चेयरमैन जो है वो भी एक पैनल 10 लोगों का अपॉइंट नॉमिनेट करते हैं, और ये जो पैनल है इनमें से कोई भी एक जो है एक्ट करेगा जब स्पीकर और डेप्यूटी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन एब्सेंट है तो अगर वेकेंट है तो ये जो पैनल है ये बनेगा ही नहीं, तब यहाँ पर इसका पैनल का कोई रोल नहीं है। अब सेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, समनिंग कौन कर रहा है? लोकसभा को समन कौन करता है? प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर समन कौन करेगा? गवर्नर करेगा। गवर्नर टाइम टू टाइम समन करता है। अब दो लोकसभा के बीच में कितना गैप नहीं हो सकता, ज़्यादा से ज़्यादा कितना गैप हो सकता है? 6 महीने का। मतलब एक साल में 2 बार तो सेशन को कन्वीन करना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा। सिमिलरली सेम चीज़ अप्लाई होती है स्टेट लेजिस्लेचर में। स्टेट लेजिस्लेचर में भी 2 स्टेट लेजिस्लेचर की सेशन का जो मैक्सिमम गैप होता है वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता है। मैक्सिमम गैप जो है बिटवीन 2 सेशन कैन नॉट बी मोर देन 6 मंथ। मतलब कि स्टेट लेजिस्लेचर को साल में 2 बार तो मिलना ही पड़ेगा। अब एडजर्नमेंट होता है। एडजर्नमेंट मैंने बता दिया था। एडजर्नमेंट लोकसभा का कौन करता है? स्पीकर करता है। तो यहाँ पर एडजर्नमेंट कौन करेगा? प्रिजाइडिंग ऑफिसर करेगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर यहाँ पर कौन है? स्पीकर है। एडजर्नमेंट जो है वो सस्पेंड कर देता है काम को इन अ सिटिंग फॉर अ स्पेसिफिक टाइम। अब एक होता है एडजर्नमेंट और एक होता है एडजर्नमेंट सीने डाई। एडजर्नमेंट में क्या बोला मैंने? अगर मैं स्पीकर हूँ तो मैंने कहा कि हाउस हैज़ बीन एडजर्न फॉर अप टू टिल 20 मार्च, 20 मार्च तक हाउस एडजर्न है, ये मैंने कहा, ये होगा एडजर्नमेंट। अब एज ए स्पीकर मैंने कहा कि हाउस हैज़ बीन एडजर्न फॉर इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। मैंने बताया नहीं है कि वापस हाउस की मीटिंग कब होगी या हाउस कब तक एडजर्न है। मैंने बस इतना कहा है कि हाउस हैज़ बीन एडजर्न फॉर इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। ये इनडेफिनिट जहां पे आ गया वहां पे आ जाएगा एडजर्न सीने डाई। तो एडजर्नमेंट में वर्क सस्पेंड होता है सिटिंग का फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम। ये घंटे भी हो सकते हैं, ये दिन भी हो सकते हैं, ये वीक्स भी हो सकते हैं। और एडजर्नमेंट सीने डाई का मतलब होता है टर्मिनेटिंग अ सिटिंग, एंडिंग अ सिटिंग ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। इनडेफिनिट पीरियड के लिए हम उसको सस्पेंड करते हैं, मीटिंग को टर्मिनेट करते हैं। और यूजुअली एडजर्न सीने डाई तब होता है जब गवर्नर गवर्नर सेशन को एंड करने वाला होता है, मतलब प्रोरोग करने वाला होता है। प्रोरोग के जस्ट पहले प्रिजाइडिंग ऑफिसर अनाउंस करता है कि हाउस हैज़ बीन एडजर्न सीने डाई। जैसे ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने ये अनाउंस किया उसी के कुछ समय बाद में गवर्नर इशू कर देता है कि हाउस हैज़ बीन प्रोरोग्ड। प्रोरोगेशन कौन करता है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर करता है। और इसमें भी हमने बता दिया था, प्रोरोगेशन गवर्नर करता है। इसमें पहले समझना क्या है। द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, इट कुड बी चेयरमैन, इट कुड बी स्पीकर और चेयरमैन, डिक्लेयर्स हाउस एडजर्न सीने डाई, ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद में बिजनेस ऑफ द सेशन इज कंप्लीटेड। यूजुअली एडजर्न सीने डाई प्रिजाइडिंग ऑफिसर तब करता है जब जो पूरा उनका काम है, बिजनेस जो है वो कंप्लीट हो गया है, तब एडजर्न सीने डाई होता है। जैसे ही एडजर्न सीने डाई हुआ है उसके बाद में गवर्नर अनाउंस कर देगा, इश्यू कर देगा नोटिफिकेशन ऑफ प्रोरोगेशन। विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, कुछ ही दिन के अंदर अंदर गवर्नर इशू अ नोटिफिकेशन फॉर प्रोरोगेशन ऑफ सेशन। लेकिन अगर गवर्नर चाहे तो प्रोरोगेशन कर सकता है इन बिटवीन सेशन, मतलब कि हाउस एडजर्न हुआ कुछ समय के लिए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने कहा कि दिस हाउस बीन एडजर्न फॉर अप टू 20 मार्च, उसके बाद में वापस से हम मीटिंग करेंगे। तो अभी एडजर्न सीने डाई नहीं हुआ है, लेकिन अगर गवर्नर चाहे तो 20 मार्च से पहले ही सेशन को प्रोरोग कर सकता है। ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है उसकी गवर्नर की पावर पर। लेकिन हमें पता होना चाहिए जो समनिंग और प्रोरोगेशन की पावर है गवर्नर कैसे एक्सरसाइज करता है, ऑन दी एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कौन हेड करता है? चीफ मिनिस्टर इन केस ऑफ स्टेट। अब प्रोरोगेशन हमें पता है क्या करता है, टर्मिनेट कर देता है सेशन ऑफ द हाउस, हाउस के सेशन को टर्मिनेट कर देता है।
अब डिसोल्यूशन है, डिसोल्यूशन भी हमें पता है कि जो लाइफ होती है लेजिस्लेटिव असेंबली की वो ख़त्म हो जाती है ना। लेजिस्लेटिव काउंसिल परमानेंट हाउस है तो वो तो डिसॉल्व होगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व होता है। प्रोरोगेशन में क्या होता है, सॉरी, अनलाइक प्रोरोगेशन अ डिसोल्यूशन एंड्स द वेरी लाइफ ऑफ एग्जिस्टिंग हाउस। प्रोरोगेशन में तो सिर्फ सेशन एंड होता है, डिसोल्यूशन में जो लाइफ है वही खत्म हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे अभी 17th लोकसभा चल रही है, तो अगर डिसॉल्व हो गया तो जो 17th लोकसभा वही खत्म हो जाएगी, अब 18th लोकसभा आएगी। सेशन में क्या होता है कि भैया 17th लोकसभा अभी भी चल रहा है लेकिन अलग अलग सेशन है, जैसे बजट सेशन हो गया, मानसून सेशन हो गया, विंटर सेशन हो गया। तो प्रोरोगेशन में सेशन को ख़त्म किया जाता है और डिसोल्यूशन में जो लाइफ होती है हाउस की उसी को ख़त्म कर दिया जाता है। और न्यू हाउस मतलब नई तरीके से विधायक चुना जाएगा और नए लोग आते हैं, नए विधायक आते हैं, क्योंकि नए फिर इलेक्शंस होंगे। अब बिल की बात हमने करी थी, तो बिल में मैंने आपको बताया था बहुत सारी अलग अलग कंडीशंस मैंने आपको बताई थी, एक दो बार फिर मैं आपको बता देता हूँ। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में बिल आया है और लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो गई है तो जो बिल है वो लैप्स कर जाएगा। लेजिस्लेटिव असेंबली में बिल था, वो गया लेजिस्लेटिव असेंबली ने बिल पास करके लेजिस्लेटिव काउंसिल को भेज दिया है। अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल में बिल पर डिस्कशन चल रहा है और यहाँ पर ये डिसॉल्व हो गई, तो ये जो बिल है ये लैप्स कर जाएगा। ये हो गया दूसरा। अब ऐसा हो गया लेजिस्लेटिव असेंबली है, उन्होंने बिल पास किया और लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास में गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल ने भी बिल पास कर दिया। अब ये गया है प्रेसिडेंट के पास में, प्रेसिडेंट ने रिकंसिडर करने के लिए भेजा, जैसे ही रिकंसिडर करने के लिए भेजा लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो गई। तो क्या ये बिल लैप्स होगा? नहीं, ये बिल लैप्स नहीं होता है, ये वाला बिल विल लिव। उसके बाद में क्या हुआ है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में कोई बिल है और अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल में ही बिल का डिस्कशन चल रहा है और उस समय पर लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो गई है, तो ये बिल भी जो है लैप्स नहीं होता है, लैप्स नहीं होता है। ठीक है। और एक चीज याद रखना, पार्लियामेंट में जब पार्लियामेंट में डेडलॉक हो जाता है बिल्स पर, स्टेट लेजिस्लेचर में लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली के बीच में कोई डेडलॉक हुआ है तो कोई भी प्रोविजन नहीं है जॉइंट सिटिंग का। तो अगर जॉइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन नहीं है तो फिर पावर किसके पास में ज़्यादा है? लेजिस्लेटिव असेंबली के पास में पावर ज़्यादा है। ये अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। तो ये वही चीज़ मैंने लिखी हुई, एक बार आप पढ़ लेना इसको। ये मैंने आपको फर्स्ट बता दिया था, सेकेंड भी बता दिया था, थर्ड भी मैंने आपको बता दिया था, फोर्थ भी मैंने आपको बता दिया था। फोर्थ क्या है? अ बिल पास्ड बाय द असेंबली और पास्ड बाय बोथ द हाउसेस, बट अगर गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट की असेंट चाहिए, उसको अभी तक मिला नहीं है, तो भी बिल लैप्स नहीं होता है। अ बिल पास्ड बाय द असेंबली इन और पास्ड बाय बोथ द हाउसेस बट रिटन बाय प्रेसिडेंट फॉर रिकंसिडरेशन, वो भी लैप्स नहीं होता है। मतलब मैंने ये कहा है इसमें कि बिल लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास कर दिया, लेजिस्लेटिव काउंसिल ने भी पास कर दिया, गवर्नर ने क्या किया, वो बिल रिजर्व कर दिया प्रेसिडेंट के लिए, तो भी वो बिल जो है वो लैप्स नहीं होगा। अब लेजिस्लेटिव असेंबली ने बिल पास किया, लेजिस्लेटिव काउंसिल ने भी बिल पास कर दिया, अब वो जो है गवर्नर के असेंट का वेट कर रहा है, ऐसा है तो भी वो बिल लैप्स नहीं होता है। बहुत सारी कंडीशंस है, आपको खुद से ही करनी पड़ेगी। बस सिंपल है, अगर आपने इसके 2-3 कंडीशन समझ ली तो आप ऑटोमेटिकली आराम से इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। मैथ्स ही है वैसे, ये अलग अलग कंडीशंस बनती है। कोरम हमें पता है कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स चाहिए अगर हमें हाउस को अपने एक्शंस परफॉर्म करने हैं, तो अगर ड्यूटीज परफॉर्म करनी है तो ये कितना होता है? 1/10 होता है या फिर 10 मेंबर होता है। कोरम मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट इन दी हाउस बिफोर इट कैन ट्रांजैक्ट एनी बिजनेस। ये या तो 10 मेंबर होगा या 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस। अगर हाउस के मेंबर 100 है तो या तो वो 10 होंगे या फिर 110 होंगे, 110 में अगेन 10 हो जाएगा, या फिर अगर वो 120 हैं स्ट्रेंथ है तो या तो वो 1/10 होगा, इसका 1/10 कितना हो गया? 12 हो गया, या फिर 10, विच एवर इज ग्रेटर, दोनों में से जो भी ग्रेटर है उसे कोरम कंसिडर किया जाएगा। और इसमें याद रखना, ये जो 12 मेंबर है या 10 मेंबर है, इसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर मतलब स्पीकर और चेयरमैन भी आ जाते हैं।
अगर कोरम नहीं है तो मीटिंग ऑफ हाउस जो है वो सस्पेंड हो जाएगी, वो या तो एडजर्न हो जाएगी या सस्पेंड हो जाएगी। तब तक सस्पेंड रहेगी तब तक प्रिजाइडिंग ऑफिसर कोरम इंश्योर ना कर ले। बिना कोरम के हाउस अपने फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकता है। लैंग्वेज इन द स्टेट लेजिस्लेचर हिंदी और इंग्लिश है, और इनिशियली ये 15 साल तक के लिए किया गया था। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि आपको डिसाइड करना है कि आपको इंग्लिश के साथ में कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया था ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, और उसी को उसने बताया कि जो हाउस की लैंग्वेज होगी, फ्लोर की लैंग्वेज होगी, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों होगी। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला था कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी वो हिंदी और इंग्लिश होगी, होनी चाहिए अगर हाउस को अपना बिजनेस ट्रांजैक्ट करना है तो। उसके बाद में ये भी कहा गया था कि द स्टेट लेजिस्लेचर is authorized to decide whether they want to continue or discontinue English as a language, as a floor language। कब? 15 साल पूरे होने के बाद में। याद रखना यहाँ पे 15 साल है, 10 साल नहीं है। अब राइट्स ऑफ मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल, ये भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। क्या है? मेंबर ऑफ द हाउस, वो तो दे हैव राइट टू स्पीक, दे हैव राइट टू वोट, राइट, बट देर आर ऑल्सो मिनिस्टर्स हु आर नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस। ना तो वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर है, ना ही लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर है। और सिमिलरली अटॉर्नी जनरल ऑफ द स्टेट, वो ना तो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है, ना ही वो लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर है, बट स्टिल दे हैव राइट टू स्पीक, दे हैव राइट टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस और एनी कमिटी ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, बट दे डू नॉट हैव राइट टू वोट। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। They do not have without being entitled to vote। इसको पॉज करके आप पढ़ लेना। अब लेजिस्लेटिव प्रोसीजर कुछ तरीके से होगा। ऑर्डिनरी बिल है तो याद कीजिए, मैंने कहा था कि ऑर्डिनरी बिल तो आइदर हाउस में हो सकता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, लेजिस्लेटिव असेंबली में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। और ऑर्डिनरी बिल है तो मिनिस्टर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, प्राइवेट मेंबर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब क्या प्रोसेस होती है? फर्स्ट रीडिंग होती है, सेकेंड रीडिंग होती है और थर्ड रीडिंग होती है। ये भी हमने जिस तरीके से ऑर्डिनरी बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास होता है, उसी सेम वे में लोकसभा यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी पास होता है। यहाँ पर भी फर्स्ट रीडिंग होती है, सेकेंड रीडिंग होती है और थर्ड रीडिंग होती है। फिर जाता है सेकेंड हाउस के पास में, सेकेंड हाउस में भी वही होता है, फर्स्ट रीडिंग होती है, सेकेंड रीडिंग होती है और थर्ड रीडिंग होती है। और फिर ये होने के बाद में किसके पास में चले जाता है? गवर्नर के पास में चले जाता है। गवर्नर अपनी असेंट दे देता है, रिटर्न कर सकता है गवर्नर, अपनी असेंट को विदहोल्ड कर सकता है। लेकिन एक और चीज होती है गवर्नर के पास में कि वो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए बिल को रिजर्व कर ले। ये एक अलग पावर है जो हमने नहीं देखी थी। अब सेकेंड हाउस में बिल गया तो क्या होगा? पहली चीज, इट मे पास द बिल एज सेंड बाय द असेंबली विदाउट अमेंडमेंट्स, कोई अमेंडमेंट के बिना। इट मे पास द बिल विथ अमेंडमेंट्स एंड रिटर्न इट टू द असेंबली फॉर रिकंसिडरेशन, वापस से रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। इट मे रिजेक्ट द बिल ऑल टुगेदर, इट मे नॉट टेक एनी एक्शन एंड दस कीपिंग द बिल पेंडिंग। ये चार चीजें हैं, हमने बहुत अच्छे से लास्ट लेक्चर में देखी थी। अब ये थोड़ी सी नई चीज है, इसे ध्यान से हम समझते हैं। इफ द असेंबली रिजेक्ट्स द अमेंडमेंट सजेस्टेड बाय द काउंसिल, अगर असेंबली ने, काउंसिल में बिल आया था, काउंसिल ने बिल भेजा लेजिस्लेटिव असेंबली को, लेजिस्लेटिव असेंबली ने जो भी अमेंडमेंट्स थे काउंसिल के उसको रिजेक्ट कर दिया, या और काउंसिल रिजेक्ट्स द बिल ऑल टुगेदर, लेजिस्लेटिव असेंबली ने काउंसिल को बिल भेजा है और काउंसिल ने पूरा का पूरा बिल जो है उसको रिजेक्ट कर दिया है, या काउंसिल डज नॉट टेक एनी एक्शन फॉर 3 मंथ, लेजिस्लेटिव असेंबली ने काउंसिल को बिल भेजा है और काउंसिल ने 3 महीने तक कोई भी एक्शन नहीं लिया है, देन अब क्या होगा ये समझना। देन असेंबली में पास द बिल अगेन, असेंबली ने, विधानसभा ने फिर से बिल पास किया है, वही सेम बिल फिर से बिल पास किया है, एंड ट्रांसमिट द सेम टू द काउंसिल। अब वापस से वही बिल को पास किया और फिर से भेजा है काउंसिल को। अब क्या कंडीशन बनेगी वो डिस्कस करते हैं। इफ द काउंसिल रिजेक्ट्स द बिल अगेन,
वापस से जो बिल भेजा है विधान सभा ने, वो विधान परिषद ने फिर से रिजेक्ट कर दिया और पासेस द बिल विथ अमेंडमेंट्स नॉट एक्सेप्टेबल टू द असेंबली। पहली चीज़ ये है कि विधान परिषद ने पूरा का पूरा बिल रिजेक्ट कर दिया। दूसरी कंडीशन ये है कि उन्होंने कुछ अमेंडमेंट्स किए, लेकिन ये जो अमेंडमेंट्स है विधानसभा को पसंद नहीं आए हैं। ये हो गया सेकेंड कंडीशन। और डज नॉट पास द बिल विद इन 1 मंथ, या फिर वो कोई एक्शन नहीं ले रहे, विधान परिषद कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है विद इन 1 मंथ। अब क्या होगा ऐसी कंडीशन में? देन द बिल इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड। ऐसी कंडीशन में बिल पास माना जाएगा। मतलब कि जो ज्यादा पावर है, मैंने कहा था ना, कोई भी प्रोविजन नहीं है जॉइंट सिटिंग का, कोई भी प्रोविजन नहीं है डेडलॉक का, इसीलिए नहीं है। विधानसभा ने बिल भेजा विधान परिषद को, विधान परिषद ने बिल रिजेक्ट कर दिया, पहली चीज। विधानसभा ने अमेंडमेंट्स करे, वो अमेंडमेंट्स विधानसभा को पसंद नहीं आए, दूसरी चीज। उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया है 3 महीने तक, ठीक है। अब क्या होगा ऐसी कंडीशन में? बिल वापस से विधानसभा ने विधान परिषद को भेजा। अब क्या हुआ? विधान परिषद ने बिल पर कोई एक्शन नहीं लिया 1 महीने तक, तो भी बिल पास माना जाएगा। विधान परिषद ने बिल रिजेक्ट कर दिया, तो भी बिल पास माना जाएगा। विधान परिषद ने कुछ अमेंडमेंट्स करे, लेकिन ये अमेंडमेंट्स विधानसभा को पसंद नहीं है, तो भी बिल पास माना जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी प्रोविजन नहीं है जॉइंट सिटिंग का, कोई भी प्रोविजन नहीं है डेडलॉक का। तो क्या समझ में आता है? ज्यादा पावर किसके पास में? लेजिस्लेटिव असेंबली के पास में। राज्यसभा जितनी पावर लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास में नहीं है। राज्यसभा यूनिक है अपने लेवल पर, लेजिस्लेटिव काउंसिल बस नाम का है। ऐसे ही बस 3-4 महीने तक, बेसिकली 4 महीने तक बिल को डिले कर रहा है कौन? विधान परिषद। बेसिकली पहली मतलब क्या हुआ है, बिल भेजा विधानसभा ने विधान परिषद को, उन्होंने 3 महीने तक कोई एक्शन नहीं लिया, ठीक है। सेकेंड टाइम वही सेम बिल विधानसभा ने भेजा है, अब उन्होंने 1 महीने तक कोई एक्शन नहीं लिया है, तो बिल को कंसिडर किया जाएगा, पास माना जाएगा। तो मतलब कितनी देर तक उन्होंने होल्ड करके रखा? 4 महीने तक। बस 4 महीने तक, वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने तक होल्ड करके रख सकते हैं। वापस से अगर वो बिल भेज दिया विधान सभा ने, तो उसको हमें पास कंसिडर करना पड़ेगा। तो अलग अलग कंडीशंस बनती है जो हमें याद होनी चाहिए। देयरफॉर अल्टीमेट पावर ऑफ पासिंग एन ऑर्डिनरी बिल इज वेस्टेड इन दी असेंबली। एट मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा काउंसिल जो है वो बिल को डिले कर सकती है फॉर अ पीरियड ऑफ 4 months, दैट इज 3 month प्लस 1 month इन द सेकेंड इंस्टेंस। कॉन्स्टिट्यूशन ने जॉइंट सिटिंग का मैकेनिज्म नहीं रखा है ऑफ बोथ द हाउसेस टू रिजॉल्व द डिसएग्रीमेंट। मोर ओवर एक और चीज है, मान लीजिए लेजिस्लेटिव काउंसिल से कोई बिल आया, लेजिस्लेटिव काउंसिल ने कोई बिल पास किया और लेजिस्लेटिव असेंबली को भेजा, लेजिस्लेटिव असेंबली ने रिजेक्ट कर दिया तुरंत, तो बिल वहीं डेड हो जाएगा। कोई डिसएग्रीमेंट, कोई जॉइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन नहीं, कोई डेडलॉक का प्रोविजन नहीं है। मोर ओवर व्हेन अ बिल विच हैज ओरिजिनेटेड इन द काउंसिल was sent to the assembly and assembly rejects the bill ends and becomes dead. Thus council has been given a much lesser significance than राज्य सभा। राज्य सभा के पास में बहुत पावर है कंपेयर टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। एक बार फिर से मैं ये वाला प्रोविजन आपको बता रहा हूँ, ध्यान से इसको समझना। लेजिस्लेटिव असेंबली ने बिल पास किया और लेजिस्लेटिव काउंसिल को भेजा है। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास में क्या ऑप्शन है? अमेंडमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में बिल को रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में 3 महीने तक कोई एक्शन ना ले, ये हो सकता है ना। अब क्या हुआ है, वही बिल वापस से, सेम बिल वापस से, ये 3 कंडीशन के बाद में वापस से वही बिल लेजिस्लेटिव असेंबली ने लेजिस्लेटिव काउंसिल को भेजा है। अब वो मान लीजिए 1 महीने तक कोई एक्शन ना ले, तो बिल पास माना जाएगा। अगर वो रिजेक्ट कर दे तो भी बिल पास माना जाएगा। अगर उन्होंने कोई अमेंडमेंट्स किए और वो अमेंडमेंट्स लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा को पसंद नहीं आए, तो भी बिल पास माना जाएगा। तो मैंने कहा था ना 3+1,
ये 3 महीने तक रोक सकते हैं और ये 1 महीने तक। तो 3+1 ज़्यादा से ज़्यादा वो 4 मंथ तक बिल को डिले कर सकते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। और इसके विपरीत लेजिस्लेटिव काउंसिल ने कोई बिल बनाया, कोई बिल बना के पास किया और लेजिस्लेटिव असेंबली को भेजा, लेजिस्लेटिव असेंबली ने वो बिल को रिजेक्ट कर दिया, तो ये जो बिल है ये डेड हो गया, वापस से लेजिस्लेटिव काउंसिल वो बिल नहीं भेज सकती, ये कहना चाह रहे हैं। तो ये थोड़ा सा याद होना चाहिए आपको। अब हम देख लेते हैं गवर्नर की असेंट। क्या बात है, एवरी बिल, हर बिल पास्ड बाय द असेंबली, अगर असेंबली ने पास किया है तो गवर्नर के पास में जाता है। अब गवर्नर के पास में क्या है, असेंट दे सकता है, विथहोल्ड कर सकता है, रिटर्न कर सकता है, या फिर प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए बिल को रिजर्व कर सकता है। असेंट दे सकता है, विथहोल्ड कर सकता है, रिटर्न कर सकता है बिल को, या फिर रिजर्व कर सकता है बिल। अगर गवर्नर ने अपनी असेंट दे दी टू द बिल बिकम्स एन एक्ट। ये तो हमने देखा हुआ है। इफ द गवर्नर विथहोल्ड हिज असेंट, तो जो बिल है वो डज नॉट बिकम एन एक्ट। अब इसमें क्या हो गया, पहली चीज हमने क्या देखी है यहां पर, क्या कर सकता है, असेंट दे सकता है तो वो एक्ट बन जाएगा, है ना। असेंट दे दी तो वो एक्ट बन गया, विथहोल्ड कर दी तो बिल जो है वो डेड हो गया। थर्ड क्या हुआ, रिटर्न कर दिया। अब रिटर्न करने के बाद में लेजिस्लेटिव असेंबली ने फिर से वही बिल भेज दिया, तो अब क्या ऑप्शन है गवर्नर के पास में, गवर्नर इज बाउंड टू गिव असेंट। और इसको क्या बोलते हैं हम, जब रिटर्न करते हैं तो वो पावर कौन सी होती है, वो होती है सस्पेंसिव वेटो। अब इसमें एक और पावर है जो हमें पता होनी चाहिए, प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए वो बिल रिजर्व कर देता है, मतलब कि रिजर्विंग द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। जैसे ही उसने प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए बिल रिजर्व किया है, गवर्नर का रोल अब खत्म हो गया है। अब कौन डील करेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली और प्रेसिडेंट आपस में एक्ट करेंगे। इन दोनों का रोल हो जाएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा और प्रेसिडेंट का। गवर्नर का रोल यहां से खत्म हो जाएगा जैसे ही गवर्नर ने प्रेसिडेंट के लिए बिल रिजर्व किया है। तो ये मैंने आपको बता दिया है, इसको पॉज करके आप एक बार पढ़ लेना। असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, अब मान लीजिए कि क्या हुआ है, गवर्नर ने बिल रिजर्व किया था प्रेसिडेंट के असेंट के लिए, प्रेसिडेंट के पास में बिल आया, प्रेसिडेंट ने बिल को विथहोल्ड कर लिया तो बिल डेड हो गया, ठीक है। असेंट दे दी तो बिल जो है वो एक्ट बन गया। अब एक कंडीशन जो अब हमें यहां पर याद होनी चाहिए, जो इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए रिटर्न किया लेजिस्लेटिव असेंबली को, लेजिस्लेटिव असेंबली ने वापस से वही बिल प्रेसिडेंट को भेज दिया, सेम बिल जो है लेजिस्लेटिव असेंबली ने वापस से बिल प्रेसिडेंट को भेजा, तो अब क्या होगा, क्या प्रेसिडेंट को अपनी असेंट देनी पड़ेगी? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। अगर प्रेसिडेंट एक्ट ना भी करे तो भी चलेगा। लेजिस्लेटिव असेंबली जब गवर्नर ने बिल रिजर्व किया, गवर्नर ने जब बिल रिटर्न किया, वापस से लेजिस्लेटिव असेंबली ने बिल भेजा, तो अब गवर्नर को अपनी असेंट देनी पड़ेगी। लेकिन जब गवर्नर ने बिल रिजर्व कर दिया प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट ने वो बिल रिटर्न किया है और वापस से सेम बिल लेजिस्लेटिव असेंबली ने प्रेसिडेंट को भेजा है, तो अब क्या ऑप्शन है प्रेसिडेंट के पास में? बहुत सारे ऑप्शंस हैं। प्रेसिडेंट चाहे तो असेंट दे सकता है, प्रेसिडेंट चाहे तो अपनी असेंट को विथहोल्ड कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई चीज़ स्पेसिफाई नहीं करी है, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ नहीं कहा है। और जब कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ नहीं कहा है तो प्रेसिडेंट कुछ भी कर सकता है। प्रेसिडेंट अपनी असेंट दे सकता है, प्रेसिडेंट अपनी असेंट नहीं भी दे, प्रेसिडेंट विथहोल्ड भी कर ले, कुछ भी कर सकता है प्रेसिडेंट। यहाँ पर कोई भी टाइम पीरियड नहीं दिया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है जो हमें याद होना चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए गवर्नर ने मनी बिल को रिजर्व कर दिया। कौन से बिल को रिजर्व कर दिया?
मनी बिल को रिजर्व कर दिया प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। तो क्या प्रेसिडेंट मनी बिल को वापस भेज सकता है, रिटर्न कर सकता है? नहीं। गवर्नर प्रेसिडेंट जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने मनी बिल भेजा है, उस मनी बिल को गवर्नर ने रिजर्व किया है फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन, तो प्रेसिडेंट या तो अपनी असेंट दे सकता है या विदहोल्ड कर सकता है। मनी बिल को प्रेसिडेंट भी रिटर्न नहीं कर सकता है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो आपको मालूम होना चाहिए। ये वही चीजें यहां पर लिखी हुई है। व्हेन अ बिल इज रिजर्व बाय द गवर्नर फॉर कंसिडरेशन, प्रेसिडेंट या तो अपनी असेंट दे देगा या विदहोल्ड कर लेगा या फिर रिटर्न कर देगा। अगर बिल इज सो रिटर्न टू द हाउस टू रिकंसिडर इट विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months। क्या कहा है? व्हेन अ बिल इज सो रिटर्न टू द हाउस और हाउसेस हैव टू रिकंसिडर, जब बिल वापस से प्रेसिडेंट ने रिटर्न किया है तो हाउस के पास में 6 महीने का समय होता है कि उनको रिकंसिडर करने के लिए। अगर बिल वापस से प्रेसिडेंट को दिया गया है असेंट के लिए, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? द बिल इज प्रेजेंटेड अगेन टू द प्रेसिडेंशियल असेंट आफ्टर इट इज पास्ड बाय बोथ हाउस विथ और विदाउट अमेंडमेंट्स। इट इज नॉट मेंशन्ड, कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है दैट प्रेसिडेंट इज ऑब्लिगेटरी टू गिव हिज असेंट टू सच अ बिल। कहीं भी नहीं लिखा है कि ऑब्लिगेटरी है देना, कि उन्हें प्रेसिडेंट को अपनी असेंट देनी ही पड़ेगी। ये वही चीज मैंने आपको समझाई थी, वही चीज लिखी हुई है यहां पर। अब मनी बिल है, तो मनी बिल में भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है मनी बिल को। काउंसिल में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता है, असेंबली में इंट्रोड्यूस होगा और प्रायर परमिशन चाहिए किसकी? गवर्नर की चाहिए। सिर्फ और सिर्फ मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर सकता है, वही सेम चीज जो हमने लोकसभा में देखी थी, लोकसभा के मनी बिल के लिए देखी थी। लेजिस्लेटिव काउंसिल ना तो रिजेक्ट कर सकता है मनी बिल को, ना ही अमेंड कर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकता है। और अगर काउंसिल ने कोई भी एक्शन नहीं लिया 14 दिन के अंदर अंदर, तो मनी बिल को कंसिडर किया जाएगा पास इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। जब मनी बिल भेजा गया है टू द गवर्नर, गवर्नर क्या कर सकता है? गवर्नर अपनी असेंट दे सकता है या विदहोल्ड कर सकता है, या बिल को रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट के लिए, लेकिन वो बिल रिटर्न नहीं करेगा। अब मनी बिल प्रेसिडेंट के पास में जाता है, तो प्रेसिडेंट के पास में क्या पावर होती है? प्रेसिडेंट या तो अपनी असेंट दे सकता है या विदहोल्ड कर सकता है, ये मैंने आपको बता दिया था। लेकिन मनी बिल को प्रेसिडेंट भी रिटर्न नहीं कर सकता है। सारी चीजें मैंने आपके साथ में डिस्कस कर ली थी। अब हम बात कर लेते हैं पोजीशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। जैसे हमने देखा था कहाँ कहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा इक्वल है, उसी तरीके से हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल इक्वल है। कहाँ कहाँ पर इक्वल है? ऑर्डिनरी बिल्स में। ऑर्डिनरी बिल विधानसभा में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, विधान परिषद में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। हाउएवर इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट, अगर दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट हो गया तो किसके पास में ओवरराइडिंग पावर है? लेजिस्लेटिव असेंबली के पास में ओवरराइडिंग पावर है। क्यों ओवरराइडिंग पावर है? क्योंकि कोई भी प्रोविजन नहीं होता है जॉइंट सिटिंग का। ऑर्डिनेंसेस, अगर गवर्नर ऑर्डिनेंसेस इशू कर रहा है तो उसके अप्रूवल में भी लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास में सेम पावर होती है। मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर लेजिस्लेटिव काउंसिल से भी हो सकते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली से भी हो सकते हैं। कंसिडरेशन ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जैसे कि स्टेट इलेक्शन कमीशन है, स्टेट फाइनेंस कमीशन है, और भी जो कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इन सब की रिपोर्ट है, उसके डिस्कशन में दोनों के पास में सेम पावर होती है। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज अगर कोई रिपोर्ट प्रेजेंट करती है तो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों के पास में सेम पावर होती है। इनलार्जमेंट ऑफ द ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये याद होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर स्टेट पीसीएस, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की ज्यूरिस्डिक्शन को बड़ा करना है तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों के पास में इक्वल पावर है। कहां पर अनइक्वल है? ऑब्वियसली मनी बिल।
मनी बिल में किसके पास में ज़्यादा पावर है? लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब सारी की सारी पावर मनी बिल से रिलेटेड किसके पास में? लेजिस्लेटिव असेंबली के पास में है। फाइनल पावर ऑफ पासिंग ऑर्डिनरी बिल, अगर ऑर्डिनरी बिल में कुछ लफड़ा हुआ है, कुछ डिसएग्रीमेंट हुआ है, तो फाइनल पावर किसके पास में? अगेन लेजिस्लेटिव असेंबली के पास में। ज़्यादा से ज़्यादा लेजिस्लेटिव काउंसिल कितने महीने के लिए बिल डिले कर सकता है? 3 + 1 दैट इज़ 4 मंथ्स। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। बजट, बजट में हमें पता है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल सिर्फ बजट को डिस्कस कर सकता है, कोई भी वोटिंग नहीं कर सकता है। जो डिमांड फॉर ग्रांट्स के लिए वोटिंग होती है वो कहाँ पर होगी? सिर्फ और सिर्फ विधानसभा में होगी। उसके बाद में नो कॉन्फिडेंस मोशन कहाँ पर पास होता है, कहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है? सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली में होता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव असेंबली, नॉट लेजिस्लेटिव काउंसिल और नॉट स्टेट लेजिस्लेचर। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल, मान लीजिए कि हमने देखा था ना आर्टिकल 368 में 2 टाइप्स की मेजॉरिटी है, स्पेशल मेजॉरिटी एंड स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। और स्टेट लेजिस्लेचर में अगर रेटिफिकेशन करना है तो कौन करता है? लेजिस्लेटिव असेंबली करता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डज नॉट हैव इफेक्टिव से इन द रेटिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एंड विल ऑफ असेंबली प्रिवेल्स ओवर काउंसिल। जो असेंबली ने कहा वो काउंसिल को मानना ही पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू रेटिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। और यह रेटिफिकेशन कैसे होता है? स्टेट असेंबलीज इसको कैसे रेटिफाई करती है? सिंपल मेजॉरिटी से करती है। ये हमने डिस्कस किया था बहुत अच्छे से। कोई टाइम पीरियड इनको दे रखा है क्या कि कितने टाइम के अंदर अंदर इनको रेटिफाई करना है? ये टाइम भी कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं बताया। उसके बाद में इट कैन बी अबॉलिश्ड बाय पार्लियामेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ असेंबली। असेंबली ने ही बोला है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाओ पार्लियामेंट को। अब असेंबली ही बोलेगा कि ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसे आप एबॉलिश कर दो, पार्लियामेंट को बोलता है। When an ordinary bill has originated in the council and was sent to the assembly, it is rejected by assembly, the bill ends and becomes dead. ये भी मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था अभी जस्ट, कि कोई बिल लेजिस्लेटिव काउंसिल से इमर्ज हुआ है, ओरिजिन उसका लेजिस्लेटिव काउंसिल है, लेजिस्लेटिव काउंसिल ने उस बिल को पास किया और लेजिस्लेटिव असेंबली के पास में गया। अब जैसे ही लेजिस्लेटिव असेंबली ने उस बिल को रिजेक्ट कर दिया तो वो बिल वहीं पर एंड हो जाएगा, वो बिल वहीं पर एंड हो जाता है। ऐसा लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ में नहीं होता है। तो वही चीज़ लिखी हुई है, इफ़ व्हेन एन ऑर्डिनरी बिल इज रिजेक्टेड बाय द असेंबली द बिल एंड्स एंड बिकम डेड। तो यहाँ पर अनइक्वल है। बहुत लॉजिकल चीज़ें हैं। अगर आपको पता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास में ज़्यादा पावर नहीं है तो आप ऑटोमेटिकली अगर एग्जाम में ऑप्शन आए तो उसको आप एलिमिनेट करके सही आंसर पे आप अराइव कर जाओगे। तो ये हमने हमारा स्टेट लेजिस्लेचर कवर कर लिया है, पार्लियामेंट भी हमने देख लिया, स्टेट लेजिस्लेचर भी देख लिया। आप अगर इसको कंबाइन करके पढ़ेंगे ना तो आपको एफर्ट जो है वो कम लगाने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज सिमिलर एक्सेप्ट कुछ चीज़ों को छोड़कर। जैसे हमने देखा था गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के लिए, रिकन्सिडरेशन के लिए बिल को रिजर्व करता है। ये एक यूनिक पावर हमने देखी थी। उसके बाद में हमने देखा था कि जॉइंट सिटिंग का कोई भी प्रोविजन नहीं होता है। लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ मोर पावर, ओवर राइडिंग पावर ओवर लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये भी चीज़ हमने देखी थी। तो ये कुछ स्पेशल पावर्स थी जो स्टेट लेजिस्लेचर में है, वो आपको ध्यान में होनी चाहिए। आज हमने स्टेट लेजिस्लेचर भी खत्म कर दिया। तो मेन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे हमारे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर वो हमने खत्म कर दिया और यहाँ से रिपीटेटिव क्वेश्चंस आते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। जय हिंद।